हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर आईटी एंड कंप्यूटर। इसमें हम पढ़ेंगे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जैसे इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसमें जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई दोनों बोलते हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं इसको। एआई उन जटिल कार्यों को रोकने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली को संदर्भित करता है जिन्हें आमतौर पर सिर्फ इंसान ही कर सकता है, जैसे तर्क करना, निर्णय लेना, समस्याओं को सुलझाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कुछ उदाहरण है, जैसे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई। इसका एक चरण है कि मशीनों इंसानों के व्यवहार को एक नकल करती हैं और विशेष सत्र में किसी समस्या को हल करने के लिए ये विशेष की होती है। यानी जैसे सीरी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये एक एआई के ही मतलब तरीके हो सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं आप इसको, और उसी के मॉडल के आधार पर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कुछ जनरल जैसे एजीआई, इसके जो दूसरे चरण है, जो जैसे मशीनें लगातार सीख सकती है, जो और इंसान जितनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकती है। और आर्टिफिशियल जो सुपर इंटेलिजेंस होती है, जो एएसआई बोलते हैं जिसको, इसका जो चरण तीसरा चरण है, इसके मशीन इंसानों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट होती है। यानी बहुत सारे चीज़ों में जैसे इंसान भी पीछे रह गया, हालांकि बना ही इंसान है, लेकिन ये इंसान से ज़्यादा स्मार्टली और वर्क कर सकती है और उसे तेज़ कर सकती है। और इसके कुछ जनरेटिव जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जैसे जो उपयोगकर्ता को निर्देश या अनुरोध या कमांड के आधार पर मूल कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर कोड आदि चीज़ें इसे मतलब की जा सकती है। ये चीज़ें जैसे आप इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वीडियो और इमेज और टेक्स्ट चीज़ें, इसे ये आपको उसके थ्रू ही बना के दे देगा। इसमें इसके कुछ टूल्स हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएम हो गया, एआई मॉडल पर आधारित होते हैं ये। और ये एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट आधारित जनरेटर एआई टूल्स का ये सब आधार होते हैं इसके। और जो ये डीप लर्निंग मॉडल पर निर्भर करता है कि यानी मतलब एक एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की तरह सीखने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नकल करता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता जाता है। ये इंसानों से चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और खुद को ही डेवलप करता जाता है। पारंपरिक एआई और जनरेटिव एआई के बीच में तुलना जैसे इस प्रकार देखते हैं, जैसे एआई और पारंपरिक एआई और जनरेटिव एआई, यानी इसका कुछ मुख्य फोकस है, जैसे डेटा का विश्लेषण और निर्धारित कार्य निष्पादित करना और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग का काम करना, ये तो पारंपरिक था। और जनरेटिव में जैसे नए डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक क्रिएट करना, ये जनरेटिव एआई हो गया। और इसके जो सीखने का कुछ दृष्टिकोण इस प्रकार है, जैसे पारंपरिक एआई का है जैसे स्पष्ट नियम और एल्गोरिदम, जो इंसानों से उसके माइंड से चीज़ों को कैसे करना और उसके बाद में चीज़ों को एनालिसिस और उसको पेश करना। और जनरेटिव एआई में डेटा संचालित लर्निंग न्यूरल और नेटवर्क, जैसे चीज़ों को उसके बारे में सिखाना और उनको डेटा एकत्रित करके न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करना। आउटपुट इसका जो ये है सुनिश्चित आउटपुट, जैसे कि प्रोडक्शन, समाधान या वर्गीकरण, यानी उस चीज़ों के टाइप और चीज़ों के बारे में डिवाइड करके पेश करना। और जनरेटिव एआई जो पूरी तरह से नया कंटेंट या क्रिएटिव आउटपुट का काम करता है। ये अनुकूल क्षमता, इसकी एडेप्टेबिलिटी, ये मैनुअल हस्तक्षेप और रिप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है इसमें, जो पारंपरिक एआई है। और जनरेटिव एआई में जैसे समय के साथ ही अपने प्रदर्शन में ऑटोमेटिक समझन और सुधार करता है। जैसे ये जनरेटिव एआई क्या करता है कि जो इंसानों के जो एल्गोरिथम थ्योरी, ये समझ सकते हैं आप कि जैसे इंसान यूज़ करता है चीज़ों को, जैसे एनालिसिस करता है या उसको बोलता है चीज़ों को पेश करने के लिए, जो करने के लिए, और कुछ चीज़ें जो ये पेश नहीं कर पाता है तो उस चीज़ों को ये खुद ही डेवलप कर देता है और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ उसको इंप्रूवमेंट करके ही पेश करता है। यानी ये अपने आप ही इस चीज़ों को ऑटोमेटेड समझना और सुधार करता है अपने। इसमें एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये क्या है? ये फाउंडेशन मॉडल की एक श्रेणी है। इसमें जब लार्ज एआई मॉडल होते हैं, इसमें जैसे नेचुरल लैंग्वेज और अन्य प्रकार के जो कंटेंट समझ सकते हैं आप, जैसे उसमें उत्पन्न कर सकता है ये। इसका उपयोग कई तरह से कार्यों पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जैसे एलएलएम विशाल मात्रा में डेटा से पैटर्न खींच कर कार्य करने तथा ह्यूमन लैंग्वेज को पसंद और व्याख्या करने में भी सक्षम होता है। एलएलएम आमतौर पर ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नामक एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं। इनमें कई तरह के न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ अटेंशन मैकेनिक शामिल होते हैं जो अन्य पैटर्न सीखने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे मशीन लर्निंग एमएल ये हो गया, इसमें देखते हैं। और मशीन लर्निंग में ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के कृत्रिम न्यूरल मशीन लर्निंग कहाँ गया? हाँ अच्छा, इसमें ये चीज़ हमने देख लिया अभी। अच्छा, ये रह गया था। ये एक ही भाग है जो डेटा और एल्गोरिथम का उपयोग करके एआई को मानव की तरह सीखने की क्षमता को प्रदान करता है और इस समय के साथ अपनी सटीकता को सुधार करता है। इसकी जो कार्य प्रणाली है, जो जैसे मशीन लर्निंग में ये एल्गोरिथम और विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा को विशाल सेट पर प्रदर्शित करता है, किया जाता है। ये उन पैटर्न पहचान या वस्तुओं की पहचान करने में भी, जैसे जटिल कार्य को करने में भी सक्षम होता है ये। और न्यूटन नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएनएस, इसमें वस्तु मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का विशिष्ट प्रकार है। इसमें जैसे अन्य उभरते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरिएंट, इसके कुछ वेरिएंट भी है, जैसे लार्ज एक्शन मॉडल एलएएम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ये मानव की जरूरत को समझकर जटिल कार्यों को पूरा करता है। इसके अलावा जैसे एआई कुछ एजेंट्स भी है इसके, जैसे इंसानों के साथ रियल टाइम आधार पर और मल्टी मॉडल टेक्स्ट, इमेज, आवाज़ इंटरेक्शन की क्षमता में लेस होता है। ये इंटरेक्शन सेंसर माध्यम से ये परिवेश समझाता है इस चीज़ों को। और ये मोस्टली भारत में 2024 का नोबेल पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024, ये सुर्खियों में क्यों है हाल ही में? ये भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया गया। ये पुरस्कार उन गतिविधियों के निर्माण के लिए दिया गया था, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो एएनएस का उपयोग करके मशीन लर्निंग का भी आधारशिला में रखने में मदद की थी इन्होंने। वे प्रमुख खोज जिन्होंने नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जैसे जॉन हॉपफील्ड ने हॉपफील्ड नेटवर्क का आविष्कार किया था।
और इसी प्रकार जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो उसने सूचना का स्टोर और पुनर्निर्मित कर सकता है। जैसे मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है ये, पैटर्न जैसे इमेज और स्टोर संग्रहित और उन्हें पुनर्निर्मित कर सकता है। ये डोनाल्ड हैब की परिकल्पना पर आधारित है नेटवर्क ये, और इसका मानना है कि न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं जो सूचना को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए नेटवर्क की क्षमता बढ़ा सकते हैं इसमें। इसके अलावा जैक्री हैटन का बोल्ट्जमैन मशीन नामक विधि का आविष्कार किया जिन्होंने ये स्वतंत्र रूप से डेटा में गुणों की खोज करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई, देखते हैं हम। ये न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार के मशीन लर्निंग एमएल प्रोग्राम मॉडल है जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित होता है और जैविक न्यूरल के एक साथ काम करने के तरीके को नकल करने में समझता है, चीज़ों को जैसे मौजूद विकल्पों के आधार पर ये बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है। इसकी कार्य प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने का प्रयास करती है, और इसी प्रकार ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रकार है जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क और कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क और जनरल एडवेंशियल नेटवर्क GAN-CNS। डीप न्यूरल नेटवर्क ये ऐसे न्यूरल नेटवर्क हैं जिनमें कई परतें जैसे लेयर्स होती हैं, ये प्रत्येक परत पिछले परत के आधार पर काम करती है। और कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क ये CNS ये होता है कि इसमें कंप्यूटर विजन और इमेज वर्गीकरण पर किया जाता है, और ये उत्पन्न डेटा मूल डेटा का समान है और जिस पर GNS का परीक्षण दिया जाता है। ब्रेन न्यूरल नेटवर्क और कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की तुलना इसमें जैसे ब्रेन वाला और कृत्रिम वाला देखते हैं। ब्रेन न्यूरल नेटवर्क मस्तिष्क का एक न्यूरल नेटवर्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें न्यूरल्स कहते हैं। ये न्यूरल्स आपस में संकेत भेजने के लिए स्नैप्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कुछ न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन का मजबूत हो जाता है जबकि कुछ कमजोर हो जाता है, जैसे स्नैप्स हो गया मजबूत कमजोर, ये पूरा एक हमारा तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क ये नेटवर्क जो नोड से निर्मित होते हैं जिन्हें किसी वैल्यू के साथ कूटबंद किया जाता है। इसमें नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब नेटवर्क के परिचय किया जाता है एक ही समय में सक्रिय होता है, जैसे बीच कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और अन्यथा वो कमजोर होता है। जैसे नोड्स ये है और ये उसको मैसेज ट्रांसफर करता है और यहाँ पे कमजोर होता है अगर ये वापस इस चीज़ को रिसीव नहीं करता है। ये इंसान की तरह ही काम करता है कंप्लीटली, उस चीज़ों को कैसे मैसेज, और ये जो हमारे बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है वो हमें जो माइंड को मैसेज कैसे भेजता है उसी प्रकार ये काम करता है। जैसे माना कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जैसे मान के चलो कहीं आग लग गई है और हमें पता नहीं और हाथ या करंट लगा है, एकदम से हमारा माइंड में मैसेज आता है कि करंट लगा हाथ को, क्योंकि हम हाथ को खींचते हैं वहाँ से। ये वैसे ही काम करता है क्योंकि मैसेज ट्रांसफर करता है। भारत में प्रोग्राम भारतीयन प्रोग्राम ये AI के तौर पर ही है जिसमें मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज LLM प्रोजेक्ट है जो जनरेटिव AI सिस्टम का विकास करने और केंद्रित जनरेटिव AI सिस्टम अलग अलग भारतीय भाषाओं में उस गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट ऑडियो और इमेज जनरेट करता है। इसके कुछ लक्ष्य हैं जैसे AI के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाना, नागरिकता और सहभागिता को बढ़ावा देना और कई भाषाई संस्कृति और सामाजिक विविधता को अनुरूप में कार्य करना। इसके अलावा जैसे कार्यों ने जैसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत TIS फाउंडेशन फॉर IoT समय सीमा इसका है 2 साल जुलाई 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। इसका भारत डेटा सागर ये भारत जैन का एक मुख्य भाग है। इनका उद्देश्य भारत केंद्रीय डाटा एक मिशन विशाल भंडार स्थापित करता है। इसमें एक ऐसा AI मॉडल विकसित किया जाएगा जिसमें हमारे देश की अनूठी विशेषता और विविधता गहराई से सम्मानित हो जाती है। अगला है इसी का पार्ट जैसे नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS ये 2018 में 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत व्यापक मिशन है। इसका उद्देश्य साइबर फिजिकल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट लोजिस्टिक्स को बढ़ा देना है। इसके कारण एजेंसी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे DST वगैरह। इसके अलावा भारत में AI का विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई अन्य पहलें जैसे इंडिया AI मिशन। इंडिया AI जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC के तहत स्वतंत्र प्रभार IBD है, ये उसी के तहत कार्य कर रहा है। और जो राष्ट्रीय AI पोर्टल है और ये MEIT के तहत कार्य करता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभार और नासकॉम एक संयुक्त उद्यम है। ये रिसर्च एनालिटिकल्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म एरावत ये AI के क्षेत्र में शोध और ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI ये AI के जवाबदेह विकास और उपयोग को मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य भी है और राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम इसमें है जो युवा AI पल सर्जन और GEN AI उत्कृष्ट केंद्र आदि शामिल है। इसमें हम देखते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जैसे फेस को स्कैन करना, जैसे आधार कार्ड वगैरह में देखते हैं हम, और बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं तो उस चीज़ों को स्कैन करता है और उस चीज़ को पेश करता है। और जैसे अभी भी गिबली वगैरह को चल रहा है तो जो फेस को स्कैन करती है बॉडी को और उस चीज़ को पेश करता है। ये सारी उसी AI का ही पार्ट है ये सारी चीज़ें। और मतलब जो नीति आयोग ने वाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT जारी किया। इसमें FRT के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे ये एक AI प्रणाली है जो जटिल एल्गोरिथम का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान या सत्यापन करने के लिए इमेज या वीडियो संबंधित डेटा का उपयोग करती है। इसके कुछ 2 प्रकार के उद्देश्य हैं। जैसे एक पहचान का सत्यापन चेहरा नक्शा प्राप्त किया जाता है ताकि डेटाबेस में व्यक्ति का फोटोग्राफ के साथ मिलान किया जा सके। उदाहरण के लिए फोन को अनलॉक करने के लिए एक का उपयोग करते हैं हम जैसे, और मतलब फेस टू फेस का। और 1:1 व्यक्ति की पहचान उसमें फोटोग्राफ या वीडियो में व्यक्ति की पहचान करने के लिए पूरे डेटाबेस के साथ मिलान किया जाता है। उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग के सर्विलांस के लिए 1:N का उपयोग किया जाता है। FRT के कुछ उपयोग है जैसे सुरक्षा संबंधी उपयोग इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उदाहरण के लिए संदिग्ध और गुमशुदा व्यक्ति की पहचान करने के लिए, भीड़ नियंत्रण जैसे संदिग्ध दिव्य दृष्टि गैर सुरक्षा संबंधी उपयोग, इसमें व्यक्ति पहचान का सत्यापन और प्रमाणीकरण करना, उदाहरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना, हवाई अड्डा उदाहरण के लिए
डीजी यात्रा के माध्यम से हवाई अड्डे संपर्क रहित ऑनबोर्डिंग, बैंकिंग, फेशियल रिकग्निशन आदि सुरक्षित हैं क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता जिसे हैकर्स हैक कर सके। अन्य घटनाक्रम, अदर डेवलपमेंट जैसे डीप फेक हो गया। ये भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों में सूचना देने में हेरफेर कर उसे प्रस्तुत करने या गलत सूचना प्रसार करने के लिए डीप फेक तैयार करने तो एआई का आधारित टूल्स का उपयोग करते हैं, खिलाफ चेतावनी दी है। डीप फेक के बारे में जैसे सिंथेटिक मीडिया इसमें व्यक्त करता है। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करके बनाई गई इमेजिंग और वीडियो शामिल इसमें। ये शैलो फेक से अलग है और शैलो फेक की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक की बजाय किसी पारंपरिक तकनीक को किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो, वॉइस क्लिप को एडिट करके अलग रूप से दर्शाया जाता है। जैसे डीप फेक ये कुछ पिछले टाइम से ये काफ़ी चल रहा है, जिसे इंसान की फोटो और उसकी वॉइस को यूज़ करके किसी वीडियो के साथ जोड़ देना या उसको अलग तरह से पेश करना, ये बहुत मतलब चिंता के विषय है। और इस पर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इस पर मतलब जैसे कुछ कानून बनाने के लिए बात की गई है। डीप फेक कैसे काम करता है? ये ऑडियो और विजुअल कंटेंट का विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए जनरेटिव एडवांशियल नेटवर्क जीएन का उपयोग करता है। इसके डीप फेक के उपयोग जैसे फिल्मी और टीवी शो में, वास्तविक सटीक डबिंग में, जैसे किसी विमान जैसे सैत्रक में, टर्निंग सिमुलेशन में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके खिलाफ कुछ उपयोग किया गया जो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, हमारे गवर्नमेंट द्वारा। ये आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66D किसी संसार उपकरण का उपयोग करके प्रतिरूपण के जरिए धोखाधड़ी करने के लिए सजा प्रावधान करती है। दुबराव नाकि ग्रसित होकर किसी अन्य व्यक्ति की चेष्टा जैसे उनके व्यवहार, भाषण, चेहरा और अभिव्यक्ति की नकल करना, प्रतिरूपण करना, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 डीप फेक के संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित करते हैं। इसके नियम 31B और 32B सोशल मीडिया मध्यवर्ती के अश्लील, धोखाधड़ी वाले, गुमराह करने वाले कंटेंट को होस्ट न करने के लिए पालन करने को उद्देश्य देता है। इसके अलावा जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने भी जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, तो इसका उपयोग करने वाले डिजिटल स्वास्थ्य जो प्रमोटर है प्रोटोकॉल से SARAS का अनावरण किया उन्होंने। इसके बारे में है कि ये स्वास्थ्य आदतों को, जैसे मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। ये मौतों के कुछ कारणों जैसे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह जैसे जोखिम कारकों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। इसमें एक्स रे एक्सटेंड रियलिटी XR, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें XR के बारे में विस्तारित वास्तविकता एक व्यापक शब्द है ये, और ये ऑगमेंटेड रियलिटी है AR है, और वर्चुअल रियलिटी VR, ये मिक्स्ड रियलिटी MR को शामिल किया जाता है इसमें तीनों को। और ये सर्वधित वास्तविकता AR है। इसके तहत उपयोगकर्ता वास्तविक परिवेश में स्थित डिजिटल जानकारी या दृश्य तत्वों को देखता है। और AR जो डिवाइस है इसमें कैमरे, सेंसर और डिस्प्ले होते हैं हाल ही में। इसमें उपकरण भौतिक दुनिया को कैप्चर करते हैं और फिर उसमें डिजिटल कंटेंट को जोड़ते हैं। AR कंप्यूटर से उत्पन्न चित्रों को असली जीवन की वस्तु और परिवेश पर प्रोजेक्ट किया जाता है। VR आभासी वास्तविकता के इसके तहत उपयोगकर्ता को इंटरैक्ट और डिजिटल रूप से निर्मित वास्तविक लगने वाले परिवेश का अनुभव कराता है। ये MR मिश्रित वास्तविकता, इसके तहत उपयोगकर्ता वास्तविक परिवेश के साथ एकीकृत किए गए अनुक्रियाशील आभासी तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करता है ये। और इसके अलावा जो इसमें डिजिटल ट्विन है, अगला टॉपिक पर देखते हैं हम। ये उद्योग जगत में बढ़ रहा है इसका उपयोग। और डिजिटल ट्विन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को डिजिटल या वर्चुअल प्रक्रिया होती है जो रियल टाइम में वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स, प्रणालियों और प्रकृतियों का अनुकरण करती है। अलग अलग स्रोतों डेटा के एकीकृत करके डिजिटल ट्विन्स वास्तविक दुनिया में ऑब्जेक्ट्स और प्रणालियों का प्रक्रियाओं के रियल टाइम आधार पर निगरानी, विश्लेषण या अनुकूल को संभव करती है। ये वास्तविक दुनिया और ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने, रियल टाइम्स डेटा संग्रह करने और आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए 4 प्रमुख तकनीक का उपयोग करती है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, एक्सटेंडेड रियलिटी XR, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें। और इसके अलावा डिजिटल ट्विन्स के प्रमुख उपयोग है। इसके उपयोग जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मशीनरी का सिमुलेशन किया जाता है ताकि बेहतर डिजाइन बनाए जा सके। स्वास्थ्य देखभाल, इससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में मदद मिलती है। शहरी योजना उदाहरण संगम डिजिटल ट्विन पर ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और रक्षा उत्पाद की डिजाइन, परीक्षण और प्रदर्शन और संबंधित निगरानी के लिए डिजिटल ट्विन्स का उपयोग किया जाता है इसमें। और इसके अलावा संबंधित अवधारणा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ये उन फिजिकल डिवाइसेज, व्हीकल्स, एम्प्लॉयज और वास्तविक दुनिया के लिए अन्य ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क है जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड होते हैं। इसमें इन्हें डेटा एकत्रित करने व साझा करने में मदद मिलती है। IoT डिवाइस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी जाना जाता है इसमें। IoT सिस्टम में 3 घटक होते हैं। स्मार्ट डिवाइस जैसे टेलीविजन, IoT एप्लीकेशन और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मुख्य उपयोग कृषि, मिट्टी की स्थिति जैसे मौसम के पैटर्न और फसल की वृद्धि को भी निगरानी रखना है। स्वास्थ्य देखभाल करना और अन्य भी रोगियों की निगरानी करना में भी काम किया जाता है इसका IoT का। इसके अलावा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके अलावा वो देखते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी है। पहली बार 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के डिजिटल और विकास के साथ शुरू की गई थी। ये एक एक्सचेंज प्रणाली जो डेटा ब्लॉक्स का उपयोग करके काम करते हैं। इसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कार्यप्रणाली, इसमें ग्राहक का लेन देन आराम होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क इसमें, और फिर सत्यापन होता है। फिर उसके बाद ब्लॉकचेन से खाता वहीं से जुड़ता है ब्लॉकचेन से, और हितधारक लेन देन से वेतन का सत्यापन करता है। ये इसकी तरह काम करता है। और उसके अलावा इसमें जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित शर्तों पूरा हो जाने पर स्वचालित रूप से आगे बढ़ कार्य करते हैं। से इम्यूटेबल, इसके तहत दर्ज कोई भी मान्य रिकॉर्ड अपरिवर्तनीय होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। टाइम स्टैम्प्स पर यह हर लेन देन को एक विशिष्ट समय और तकनीक के साथ रिकॉर्ड करता है। सर्वसम्मति नेटवर्क के साथ सभी प्रतिभागी प्रत्येक रिकॉर्ड की वैधता पर सहमत होते हैं। सुरक्षित सभी रिकॉर्ड्स एनक्रिप्टेड होते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की संभावित उपयोग जैसे
क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथोरियम, लिटकॉइन, रिपल्स आदि। मतदान प्रणाली, इसमें मतदाता पहचान पात्रता जांच और मतपत्र ट्रैकिंग जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती है। इसमें पहचान सत्यापन को सत्यापन बनाती है। बौद्धिक संपदा संरक्षण, उदाहरण के लिए कंपनियां ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने ट्रेडमार्क और पेटेंट के प्रबंधन में कर सकते हैं। अन्य इसमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये आपूर्तिकर्ता और विनिर्माताओं, वितरण और ग्राहकों के बीच अधिक कुशल संचार उपयोग में सक्षम बनाती है। कानूनी प्रवर्तन, बैंकिंग आदि भी शामिल है इसमें। और इसके अलावा जो अगला है, विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक, विश्व नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। हाल ही में सुर्खियों में ये इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT ने विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक लॉन्च किया है। और इसके साथ ही MIT ने इसकी परियोजना भी कुछ शुरू की है, जैसे NBF लाइट। ये एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, विशेष रूप से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों में तेजी से प्रोटोटाइपिंग करने तथा अनुसंधान क्षमता निर्माण हेतु स्टार्टअप शिक्षाविदों के लिए भी विकसित किया है इनको। और प्रमाणिक, ये एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क द्वारा संचालित होता है और इसमें प्रौद्योगिकी उपयोग का मोबाइल ऐप जैसे स्रोतों से स्थापित किया जाता है। विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैंड के बारे में देखते हैं। ये ब्लॉकचेन एज ए सर्विस यानी BaaS प्रदान करता है और इससे नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग भौगोलिक स्थानों में फैला होता है। अधिकतर लोग ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं, जिसमें BaaS का जो थर्ड क्लाउड आधारित अवसंरचना प्रबंधन सेवा है, जो संगठन और व्यवसाय ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के विकास और प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करता है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ये एक हिस्सा है दोनों। विश्व BaaS की विशेषताएं, रैपिड एंड टू एड परमिस्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास और उसका उपयोग है। ये प्रोडक्शन सेटअप के लिए रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर। इसके अलावा कुछ अदर डेवलपमेंट है, जैसे Web3। ये सब जो Web3 डेवलपर्स हैं, ये विश्व पूल 2023 में भारत में हिस्सेदारी बढ़कर 12% हो गई थी, जिसकी 2018 में 3% थी। Web3 के बारे में, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी है, ये मध्यवर्तियों को विकास किए बिना पीयर टू पीयर लेन देन की इंटरेक्शन के सक्षम बनाता है। यूजर्स का वित्तीय हित जैसे शामिल होता है इसमें। वेब के कंटेंट पर अधिक नियंत्रण होता है इसमें। ये लोगों को डेटा को स्वयं से नियंत्रण करता है। क्रिप्टो करेंसी, नॉन फिजिबल टोकन, ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क भी संभव है इसमें। किसी बड़ी कंपनी के बजाय यूजर्स द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है इसमें। बिटकॉइन हेल्विंग, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में हाल ही में हेल्विंग की घटना दर्ज की गई है। और इसके बारे में जैसे माइनर्स को दिए जाने वाले रिवॉर्ड में 50% की कटौती भी की गई है। और जो बिटकॉइन माइनर्स अन्य लोगों से क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सफलता और प्रोसेस करता है इसमें, जैसे ये पब्लिक डिजिटल लेजर बही खाता में जुड़ जाता है और डिजिटल लेजर को ब्लॉकचेन कहा जाता है जिसमें। और ये बिटकॉइन हेल्विंग हर साल में घटित होती है घटनाएं। और हेल्विंग नीति को बिटकॉइन माइनिंग एल्गोरिथम और में समेकित किया गया है। इसका उद्देश्य बाजार में बिटकॉइन की कमी को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखता है। ये सैद्धांतिक तौर पर बिटकॉइन जारी करने की गति में कमी का मतलब है कि अगर मांग समान नहीं तो कीमत बढ़ जाती है, यानी उसकी जो मांग है वो समान नहीं रही तो उसकी कीमत है जो हाई हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। 3D प्रिंटिंग तकनीक, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। ये जो एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग है AM या 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में देखते हैं। इस तकनीक में जैसे डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर निर्माण सामग्री को परत दर परत जोड़कर त्रिआयाम यानी 3D संरचना का निर्माण किया जाता है। इसमें जैसे सबट्रैक्टिव पारंपरिक निर्माण पद्धति के विपरीत है ये। इसके निर्माण में सामग्री में ठोस ब्लॉक का काटकर संरचना बनाई जाती है। जैसे AM के निर्माण में थर्मोप्लास्टिक धातु, मिश्र धातु, सिरेमिक और बायो मटेरियल जैसे बायो इंक शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से विनिर्माण की जाने वाली संरचना को कंप्यूटर एडेटेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर की मदद से 3D मॉडल तैयार किया जाता है। इसी के कुछ उपयोग जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, लीडिंग गियर शॉट, छोटे आकार के निगरानी ड्रोन आदि बनाने में, ऑटोमेटिव इंजन को घटक, गियर बॉक्स, एयर इनलेट आदि बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वेरिएबल डिवाइस, डेटा प्रोसेसिंग तकनीक आदि बनाने में, हेल्थ केयर, सर्जिकल मॉडल, अंग या सर्जिकल उपकरण चिकित्सा बनाने में, कंज्यूमर गुड्स, आभूषण, ऑफिशियल एसेसरीज और खाद्य उत्पादन जैसे कॉन्फेक्शनरी आइटम आदि से बनाने में उपयोग किया जाता है इसमें। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग। ये 3D के बाद में 4D, यानी इसमें भारतीय शोधकर्ताओं ने उन्हें चिकित्सा ग्राफ्ट के लिए यानी 4D कृत्रिम रक्त वाहियों का विकास किया है। इसमें 4D प्रिंटिंग के बारे में देखते हैं। जैसे 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग से विकसित होती है, ये 3D से ही विकसित होती है। और ये क्या एक नया आयाम यानी समय को जोड़ने में 4D प्रिंटिंग प्राप्त होती है, जिसमें 4D प्रिंटिंग वस्तुएं इसके मतलब समय के साथ पर्यावरणीय दशाओं जैसे गर्मी, प्रकाश या नमी आदि की प्रतिक्रिया में अपने आकार या कार्य में बदलाव ला सकती है। यानी उसके अलावा इसके कुछ लाभ हैं, जैसे डायनेमिक कार्य क्षमता में और सामग्री दक्षता में और जटिल डिजाइन निर्माण में, यानी ये क्षमताओं को बढ़ाने और उसके अनुकूल संरचनाओं को बनाने में किया जाता है। ये जैसे कम खर्चे में भी की जा सकती है, जैसे इसकी लिथोग्राफी, स्टीरियोलिथोग्राफी, बहुत सारी जटिल चीज़ें हैं जो कुशलतापूर्वक इसके निर्माण में संभव हो जाती हैं। इसका उपयोग 4D प्रिंटिंग के मोस्टली उपयोग जैसे चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे शरीर में दवा पहुंचाने, ऊतक निर्माण, अंग पुनर्सर्जन आदि चीज़ों में। एरोस्पेस में से अत्याधुनिक श्रम दशाओं के प्रति अनुकूलन में सक्षम, कम लागत वाले और टिकाऊ पार्ट्स को तैयार करने में, जैसे निटोनॉल एलॉय का निर्माण करने में। अन्य जैसे सेंसर व लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्टिव एरोगेमी, ओरिगेमी आर्ट में, सेल्फ इवॉल्विंग टेक्स्ट सर्जर में आदि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में जैसे इसमें संबंधित सुर्खियों में जैसे SORTED के बारे में, जैसे अग्रिम कॉस्मोस में दुनिया का पहला सिंगल फीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया और इसका अग्निबाण SORTED नामक रॉकेट में लगाया गया था, जो कुल कॉस्मोस अंतरिक्ष क्षेत्र में IIT मद्रास की ओर से इंक्यूबेटेड का स्टार्टअप है। अग्निबाण सॉर्टेड के बारे में इसमें जैसे रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड, भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण है। इसका प्रक्षेपण अग्निकुंड द्वारा निजी तौर पर विकसित भारत के पहले लॉन्च पैड धनुष से किया गया था। ये एक आंध्र प्रदेश में हरिकोटा में स्थित है। इसके अलावा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। और ब्रेन कंप्यूटिंग
ये न्यूरोलिंक के एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई इम्प्लांट और ब्लाइंड साइड का संयुक्त राज्य अमेरिका को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए के ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा प्राप्त हुआ है। अन्य संबंधित तथ्य इसके बारे में देखते हैं हम कुछ। इसके बारे में जैसे ब्लाइंड साइड शिप का उद्देश्य इनका जैसे दृष्टिहीन मरीज होते हैं जो या अपने जन्म से ही दृष्टि खो दी है, जिन्होंने जिनकी दोनों आंखों और ऑप्टिक नर्व खो दिए, जिन्होंने जन्म से ही दृष्टिहीन है, उनकी इसकी शिप की मदद से वे देखने में क्षमता वापस ला सकते हैं। और जो ब्रेन कंप्यूटर है इंटरफेस बीसीआई के बारे में देखते हैं, और ये भी एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ये क्या करता है कि हमारे माइंड के मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करती है और उसका विश्लेषण करती है, यानी उस चीज़ों को भेजने में और डिवाइस को कमांड तब्दील करने में, ताकि इसी कार्य किया जा सके। और इसके 3 मुख्य भाग हैं, जैसे मस्तिष्क और गतिविधियों को डिटेक्ट करना उपकरण के तौर पर, जैसे हेडसेट और आमतौर पर ये सेंसर लगे होते हैं इसमें और डिटेक्ट करता है चीज़ों को। मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रोसेस करने और उसके विश्लेषण करने वाला कंप्यूटर ये डिवाइस और एप्लीकेशन के तौर पर कमांड होता है इसमें। और इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग भी जैसे होता है, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य होता है जैसे अपनी मांसपेशियों के बजाय मस्तिष्क के संकेतों के माध्यम से कार्य को अंजाम दे सके। इसके कुछ प्रकार है, जैसे इन्वेंसिव बीसीसीआई का ब्रेन इम्प्लांट्स के मस्तिष्क गतिविधियों को बेहतर रूप से रिकॉर्ड करते हैं, और उदाहरण के लिए ये न्यूरोलिंक्स का इम्प्लांट करते हैं। ये नॉन इन्वेंसिव बीसी सरफेस डिटेक्टर होता है, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रो इंसोफ्लोग्राफी होती है। और पार्शियली इन्वेसिव बीसीआई न्यूरो मेटल इम्प्लांट के कारण ये कपाल के अंदर लेकिन मस्तिष्क के ग्रे मेटर्स के बाहर प्रत्यापित किए जाते हैं। ये नॉन इन्वेंसिव बीसी की तुलना में बेहतर रेडिएशन वाले सिग्नल उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे इलेक्ट्रो कॉर्टिग्राफी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई के उपयोग के प्रमुख स्रोत ये है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्रों में जैसे विकलांगता या तंत्रिका संबंधी विकारों से ग्रसित रोगियों के रोकथाम और पुनर्वास के लिए सहायता करता है ये। और मानसिक सेहतमंदी में जैसे व्यक्ति की मानसिक सेहतमंदी को बढ़ाने के लिए और रियल टाइम में मस्तिष्क की गतिविधियों को ट्रैक करने में भी मदद करता है। संज्ञात्मक बेहतरीन और स्मृति जैसे मेमोरी के निर्णय के लिए भी और क्षमता बढ़ाने के लिए भी काम किया जाता है इसका, और गेमिंग और मनोरंजन के लिए भी इसका सक्षम बनाता है ये। और इसके अलावा ये न्यूरो नियंत्रण में भी समन्वय है, उसमें भी काम करता है, जैसे मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं बनाता है उसी प्रकार ये काम करता है। नेटवर्क में मिलकर और शरीर में सारी चीज़ों को जैसे सुनना, स्वाद महसूस करना, हृदय गति को नियंत्रण करना। इसके अलावा न्यूरॉन शरीर की विभिन्न गतियों को संचालित करता है, उसी प्रकार जैसे मस्तिष्क गतिविधियों को भी उसका मापना और रिकॉर्ड करना भी काम करता है। बहुत सारी चीज़ों को करता है, जैसे विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रक्रिया जैसे अलग अलग भावनाओं, अनुभव और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जैसे हमारा जो न्यूरन सिस्टम होता है उसी तरह काम करता है ये, न्यूरन की संरचना के आधार पर ही काम करता है ये, कंप्लीट इसके आधार पर। तो इसी टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। और